नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, सुकून एफएम चैनल पर आपका स्वागत है। आपके अपने चैनल सुकून एफएम को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां सुकून एफएम चैनल पर मिलेगी। सबसे पहले मैं मेरे दोस्तों का धन्यवाद करना चाहूंगा जो अपने घर बहुत दूर दूर बैठे हमारी कहानियां सुनते हैं। जैसा कि फारूक अहमद जी हैं, उनको कहानी बहुत अच्छी लगती है। बरकत अली जी हैं, प्रकाश रजक जी हैं, राकेश मिश्रा जी हैं, राधे एफएम, गजेंद्र द्राक हैं, अंकित भाई हैं, बनवर लाल सरन हैं, राकेश मिश्रा जी, अफसर पिंजरी हैं, पवन कुमार जी हैं, नाव शादिली हैं, जोशा बंटा दलाई हैं, राकेश सिंह जी हैं, राजेंद्र प्रसाद सिंह जी हैं, सागर जादव जी हैं अहमदाबाद से, इशफाक शाह जी हैं। और दोस्तों, अगर आप भी अपना नाम कहानी के अंदर सुनना चाहते हैं तो प्लीज अपना गांव और अपने शहर का नाम कमेंट करके हमें जरूर से जरूर बताएं। अगली वीडियो में उनके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट की जाएगी। और एक और जरूरी बात है दोस्तों, प्लीज हमारा मोटिवेशन डाउन मत करें। कुछ दोस्त हैं जो पता नहीं कैसे कमेंट करते हैं, स्टोरी को क्लोज कर दो, ये नहीं बनता तो ये कर दो, ये नहीं करते तो ये कर दो, हमें इतने दो, हमें इतने एपिसोड चाहिए। तो प्लीज़ दोस्तों, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अगर नहीं सुनना चाहते हैं, अगर आपको कहानी नहीं पसंद है तो हमारी और दूसरी कहानियां सुन लीजिए। अगर आपको ये कहानी पसंद नहीं आ रही है तो प्लीज़ ऐसा ना करें, हमारा मोरल डाउन मत करें। और भी हमारे बहुत प्यारे प्यारे दोस्त हैं जो कहानी को बड़ा अच्छा प्यार भी दे रहे हैं और उनको कहानी अच्छी भी लग रही है। तो आप लोग प्लीज़ एक कमेंट जरूर से जरूर करके बताएं और हमारी मोटिवेशन को भी जरूर से जरूर बढ़ाने की हमारी ताकत बने। चलिए, आज के एपिसोड नंबर 14 में आपका स्वागत है। हम ज्यादा समय नहीं लेते हैं और जल्दी से कहानी को शुरू कर देते हैं। यंग मास्टर ईशान, कार्तिक और विवान कियारा को समर को नौकरी से निकालने के लिए अग्रवाल कंपनी के साथ काम करने की धमकी दे रहे थे, लेकिन कियारा ने साफ साफ मना कर दिया। तभी वहां पर पायल आ गई। उसने न केवल कियारा से वादा किया कि कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज अग्रवाल इंडस्ट्रीज के साथ प्रोजेक्ट करेगी, बल्कि उन दोनों को अपने साथ चैरिटी ऑक्शन की प्लेटिनम सीट पर भी ले गई। वहां समर ने एक नीलम पेंडेंट खरीदा जिसे लेकर सभी उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो तभी समर ने इशिका मेहरा के एक जोरदार थप्पड़ भी मार दिया। इशिका ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुम्हें मार डालूंगी। और ये कहते हुए समर को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन तभी समर ने इशिका को और थप्पड़ मारा। समर ने अपनी हथेलियां बाहर निकाली और लगातार 10 बार इशिका के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। उसका चेहरा लगभग लाल हो गया, बुरी तरह से सूज गया था, बाल बिखर गए और वो गहरे सदमे में चली गई। यंग मास्टर ईशान के चेहरे के भी भाव बदल गए। उसका तुरंत चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने समर पर गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, यह तो तुमने हद कर दी। मेरी बहन को हाथ लगाने की हिम्मत की तुमने। अब तुम्हें मेरे हाथों कोई नहीं बचा सकता। और ये कहते हुए उसने अपनी बाईं मुट्ठी कस ली। समर के सिर की तरफ एक जोरदार पंच मारा। वो मार्शल आर्ट के लेवल 1 स्टेज 2 का फाइटर था। पंच इतना जोरदार था कि हवा में जोरदार आवाज आने लगी, जैसे कोई चीज हवा को चीरती आ रही हो। इससे पहले ही उसका पंच समर को लगता, समर ने अपने दाएं पैर से ईशान के पेट में एक जोरदार किक मारी। किक इतनी जोरदार थी कि ईशान 7-8 मीटर दूर जाकर गिरा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था, वो उठ भी नहीं पा रहा था। यंग मास्टर कार्तिक और यंग मास्टर विवान उसका साथ देने के लिए फाइट में शामिल होने ही वाले थे, लेकिन जब उन्होंने यंग मास्टर ईशान की दयनीय स्थिति देखी तो उनके भी भाव बदल गए। वो अपनी जगह से हिले ही नहीं। यंग मास्टर कार्तिक और यंग मास्टर विवान ने एक दूसरे की आंखों में हैरानी के साथ देखा। समर ने इशिका और यंग मास्टर ईशान को मारा था। ये देखकर आसपास के लोग बिल्कुल स्तब्ध रह गए थे। सभी के मुंह खुले के खुले रह गए, लेकिन उन लोगों में से कुछ लोग समर की तरफ देखकर बात कर रहे थे तो कुछ इशिका और ईशान की तरफ देखकर। तभी एक हैरानी से एक साथ पास खड़े मोटे ने आदमी ने पूछा, अरे ये फटीचर सा दिखने वाला लड़का है कौन, जो कपूर कपूर परिवार की चैरिटी इवेंट के दौरान लोगों को मार रहा है? क्या ये मरना चाहता है? मोटे ने भी उसी टोन में कहा, चैरिटी इवेंट में किसी के साथ भी लड़ाई करना अलाउड नहीं है। पिछली बार इवेंट में दौरान एक आदमी ने लड़ाई की थी जिसके पैर कपूर परिवार ने तोड़ दिए। उसे इवेंट से बाहर भी निकाल दिया था। उसकी बात सुनकर पहले वाले ने धीरे से हाथ हिलाते हुए कहा,
तो फिर भाई ये लड़का तो गया समझो। कपूर परिवार इसे जिंदा तो नहीं जाने देगा यहां से। आसपास के लोग उत्साह से चर्चा कर रहे थे। उनका मानना था कि कपूर परिवार समर की टांगे तोड़ देगा। कुछ का मानना था कि लड़का कल का सूरज भी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसने चैरिटी बैंक्वेट के नियम तोड़ दिए। कपूर परिवार देश का टॉप परिवार था, देश के टॉप 10 अमीरों में से आता था। कोई भी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे कर सकता था। तभी सभी को एक कर्कश आवाज सुनाई थी। क्या हो रहा है यहाँ? सबने देखा बटलर राजेश तेज तेज कदमों के साथ उनकी तरफ बढ़े आ रहे थे। वो बहुत ही गुस्से में दिख रहे थे। किसी ने चैरिटी बैंकेट में हंगामा मचाने की हिम्मत की। यह कपूर परिवार का अपमान था। इशिका ने बटलर राजेश को देखते ही रोने लग गई। उनको समर की शिकायत करते हुए उसने कहा, बटलर राजेश, आपको मुझे न्याय दिलाना ही होगा। समर ने मुझे थप्पड़ मारा और मेरे भाई को लात मारी है। वो बटलर राजेश को समर के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही थी, ताकि बटलर राजेश गुस्से में समर के हाथ पैर तोड़ दे, उसके दिल को थोड़ा सुकून मिल जाए। बटलर राजेश ने हैरान होते हुए इशिका को देखा और पूछा, तुम इशिका हो, मेहरा परिवार की दूसरी बेटी? वो मोटे तौर पर यह समझ नहीं पाया कि उसके सामने खड़ी लड़की मेहरा परिवार की दूसरी बेटी इशिका थी। वो उसे पहले भी मिल चुका था, लेकिन बटलर राजेश को याद था कि मेहरा परिवार की दूसरी बेटी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसके सामने खड़ी लड़की का चेहरा बहन की तरह सूजा हुआ था। उसके चेहरे पर खून भी लगा हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे। वो एक बिल्कुल बेखारी के जैसी लग रही थी। तभी इशिका की आंखें आंसुओं से भर गई। उसने फूट फूट कर रोते हुए बटलर राजेश से कहा, बटलर राजेश, मैं ही मेहरा परिवार की दूसरी बेटी ही इशिका हूं। फिर उसने समर की तरफ इशारा करते हुए आगे कहा, इस आदमी ने मुझे और मेरे भाई को मारा है। चैरिटी इवेंट के रूल भी तोड़े हैं, किसी पर हाथ न उठाने के। अब आपको ही इसको सबक सिखाना होगा। मुझे न्याय दिलाना होगा बटलर। वो जानती थी कि चैरिटी इवेंट और कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का क्षेत्र है। जो कोई भी कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के खिलाफ जाने की हिम्मत करेगा, वो निश्चित रूप से मारा जाएगा। तभी इशिका की बात सुनते ही बटलर राजेश ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए समर से पूछा, क्या आप ही हो जिसने इशिका और यंग मास्टर ईशान को मारा है? समर ने हल्के से हाथ पीछे करके कहा, हाँ, मैंने ही मारा है इन दोनों को। इन दोनों के मुंह से गंदी बातें निकलती हैं, उन्हें तो मार खानी चाहिए। उसने ऐसे कहा जैसे कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन बाकी सबकी नजर में वो घमंडी बन गया था। वो सभी उसे घमंडी इसलिए समझ रहे थे क्योंकि जब उसका सामना कपूर परिवार के बटलर से हुआ तो उसने अपने हाथ पीछे करके ऐसे खड़े होके बात की जैसे वो उसका बॉस हो। भाई भाई, ये ग्रीन होटल का बैंक्वेट हॉल है, यानी कि ये कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का इलाका। कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज एक अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है, जिसके कनेक्शन और बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर भी ये आदमी इतना घमंड कर रहा था। आसपास के लोग अवाक रह गए और एक बार फिर से सभी ने समर को घमंडी करार दे दिया। उन सभी को पक्का विश्वास हो गया था कि कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज उसे जल्द ही सबक सिखाएगा। बटलर राजेश के चेहरे के भाव बदल गए जब उसने ध्यान से देखा कि इशिका और ईशान को मारने वाला कोई और नहीं समर था, जिसके पास प्लेटिनम कार्ड था। बटलर राजेश ने हल्के से भौहें सिकोड़ी और वो उलझन में पड़ गया कि अब करे तो क्या करे। वो अपने आप को यह दिलासा देने की कोशिश कर रहा था कि वो कैसे समर को ऑफेंड करने की कोशिश कर सकता है, कहीं समर कुछ उसको उल्टा सीधा भी ना कर दे। तभी बटलर राजेश के भाव बदल गए और उन्होंने ध्यान से देखा तो उसने मन ही मन उलझन में उस सोच में पड़ गया, यार अब मुझे क्या करना चाहिए। बटलर राजेश ने इस आदमी को पहचान लिया था। एंट्री गेट पर उसने अपनी आंखों से देखा था कि समर के पास 5 स्टार प्लेटिनम कार्ड था। वो खुद समर को इवेंट में लेकर आया था। बटलर राजेश को 5 स्टार प्लेटिनम कार्ड की दुर्लभता साफ साफ समझ में आती थी। इसका मतलब था कि उसके सामने बैठा युवक साधारण नहीं था और एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आया था। लेकिन समर ने चैरिटी इवेंट के नियमों को तोड़ा था, इससे वो मुश्किल में पड़ गया था। अगर वो समर से नहीं निपटता तो कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की रेपुटेशन खराब हो जाती। इसलिए उसने समर को चेतावनी देने का फैसला किया। बटलर राजेश समर को चेतावनी देने के लिए तैयार ही था कि तभी उसे पीछे से एक मोहक आवाज सुनाई दी,
राजेश अंकल, आप अपना काम कीजिए, इस मामले में मैं डील कर लूंगी। उन्हें ये आवाज की दिशा में जब देखा तो पायल अपने लाल हील्स के साथ शान से उनकी ओर बढ़ती चली आ रही थी। वो मोहक लग रही थी। उसके पीले पैर पर एक हिस्सा दिखाई दे रहा था। बटलर राजेश ने तुरंत सिर झुकाते हुए कहा, जी यंग मिस पायल जी। ये सुनकर कि पायल इस मामले में डील करेगी, बटलर राजेश ने राहत की सांस ली। उसे लगा था कि एक ये मामला मुश्किल है और शायद मिस पायल जैसी उच्च आईक्यू वाली लड़की ही इसे आसानी से सुलझा पाएगी, क्योंकि वो तो बीच नैया में फंस गया था। अगर वो समर को चेतावनी न देता तो लोग कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पर सवाल उठाते, और अगर वो उन्हें ही सजा देता था तो क्या उनकी इज्जत रह जाती। तभी पायल सीधा समर के पास आकर रुकी और बहुत ही सम्मान के साथ बोली, समर, चैरिटी बैंकेट में आपको मिली अपमानजनक टिप्पणियों के लिए मुझे खेद है। मैं कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की ओर से आपसे माफी मांगती हूँ। उसके आकर्षक चेहरे पर माफी के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। बटलर राजेश के बूढ़े चेहरे पर अविश्वास की लकीरें उभर आई। वो स्तब्ध रह गया था। उसने हैरान होते ही मन बड़बड़ाया, यंग मिस उससे माफी मांग रही है जिसने गलती की है। आखिरकार ये इंसान है कौन? वो जानता था कि यंग मिस पायल बहुत घमंडी थी। वो $1 अरब की कंपनी की मालकिन थी। उसके संबंध दिल्ली तक थे। उसका परिवार बहुत प्रभावशाली था। उसके दादा देश के संस्थापक जनरल भी थे। लेकिन अब पायल सामने खड़े एक फटीचर से युवक से माफी मांग रही थी। बटल राजेश को समझ नहीं आ रहा था कि इसका वो मतलब क्या निकाले। सिर्फ बटलर राजेश ही नहीं हैरान थे, आसपास के लोग भी हैरान थे। उनके मुंह खुले के खुले रह गए थे। उन्हें कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की ताकत का अंदाजा था। यहाँ इस लड़के की जगह अगर शहर का मेयर भी होता तो पायल उससे माफी न मांगती। फिर ये युवक था कौन? पायल उससे माफी भी क्यों मांग रही थी? समर ने इशिका और यंग मास्टर ईशान की तरफ देखा और हल्के से कहा, मिस पायल, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। चैरिटी बैंकेट में कुछ कीड़े मकोड़ों का घुस आना आम बात है। बस उनका समय से इलाज करना जरूरी होता है। इस समय इशिका यंग मास्टर ईशान के चेहरे पर डर से पीले और गुस्से से लाल भी दोनों के दोनों भाव आ गए थे। वो मूल रूप से चाहते थे कि कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के लोग समर को सबक सिखाएं, लेकिन यहाँ तो मामला बिल्कुल उल्टा हो गया था। कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के लोग समर स्पष्ट रूप से समर को खुश करना चाहते थे। इससे वे दोनों भाई बहन बहुत नाराज हो गए। लेकिन कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का बैकग्राउंड इतना मजबूत था कि वे नाराज होने के बावजूद भी कुछ कर नहीं सकते थे। समर ने ठंडे अंदाज में मुस्कुराते हुए इशिका और यंग मास्टर ईशान की तरफ देखा और जोर से चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम दोनों को मौका दे रहा हूं। अभी के अभी कियारा से माफी मांगो, मैं वरना तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। इशिका ने अपना चेहरा पर हाथ रखा और गुस्से में कहा, मैं माफी क्यों मांगू? तुमने कियारा से 5 लाख रुपए उधार लिए और उन पैसों से तुमने एक अशुद्ध नीलम पेंडेंट खरीदने पर बर्बाद कर दिया। क्या तुम मूर्ख नहीं हुए? तो मैं इससे क्या गलत कहूं जो मैं कियारा से माफी मांगू? मैंने तो बिल्कुल सही कहा है। समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है तुम तब तक हार नहीं मानोगी जब तक मैं तुम्हारी टांगे नहीं तोड़ दूं। लेकिन पहले मैं ये साबित कर दूं कि मूर्ख मैं हूं या तुम। रुको, मैं तुम्हें बताता हूं कि असली खजाना होता क्या है। और ये कहते हुए उसने सभी को नीलम पेंडेंट का इतिहास बताने का फैसला कर लिया था। अगर वो फिर भी माफी नहीं मांगते तो वो उनकी टांगे तोड़ देगा। समर ने हल्के से मुस्कुराया और कहा, तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूं। ये पेंडेंट ड्रैगन फिनिक्स नीलम पेंडेंट का है। ये फिनिक्स नीलम है। इसे इजिप्ट की महारानी ने पहना था। इशिका ने अविश्वास से बोहें सिकोड़ ली और उसकी बात को झुटलाते हुए कहा, तुम शेखी बगा रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। ये अशुद्ध नीलम पेंडेंट फिनिक्स नीलम हो। समर ने कहा कि नीलम का यह टुकड़ा फिनिक्स नीलम पेंडेंट था। न केवल इशिका को इस पर संदेह था, बल्कि बाकी सभी के चेहरे पर अविश्वास झलक आया था। हालांकि उन्होंने फिनिक्स नीलम कभी देखा नहीं था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में सुना जरूर था कि इजिप्ट की महारानी डोरगर द्वारा पहने जाने वाला खजाना था। और ये बिल्कुल सफेद रंग का था, क्रिस्टलीय और फ्लोरलेस था। लेकिन इस पर ग्रे रंग के हरे रंग में मिला हुआ था। इसे में बिल्कुल भी सफेद रंग था नहीं। समर ने पलटकर पायल से कहा, मिस पायल,
क्या आप मुझे एक मिट्टी का कटोरा और एक बोतल हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रोवाइड करवा सकती हैं? पायल ने बड़े ही सम्मान के साथ कहा। हाँ हाँ, मैं देखती हूँ। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि समर को यह सब किस लिए चाहिए था। फिर भी उसने जल्दी से बटलर राजेश को बुला लिया। बटलर राजेश बहुत कुशल आदमी था। उसने एक पल में मिट्टी का कटोरा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की एक बोतल लाकर दे दी थी। समर ने हल्के से मुस्कुराया और धब्बेदार नीलम को कटोरे में डालते हुए बोला, अच्छी तरह देखो ये फिनिक्स नीलम है या नहीं। नीलम को कटोरे में रखने के बाद उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड की पूरी बोतल नीलम पर डाल दी। हाइड्रोजन पेरोक्साइड नीलम को ब्लीचिंग और अशुद्धियों को दूर कर देता था। हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते ही नीलम के हरे और भूरे रंग के धब्बेदार सतह साफ होने लगे, जिससे अंदर का सफेद हिस्सा दिखाई देने लगा था। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग चौंक गए और हैरानी के साथ नीलम को देखने लगे। 10 मिनट बाद धब्बेदार हरा और भूरा रंग पूरी तरह से उतर गया और क्रिस्टल नीलम पेंडेंट का शुद्ध सफेद टुकड़ा दिखाई देने लगा। नीलम पेंडेंट शुद्ध सफेद, चमकदार, पारदर्शी था और इसका रंग सुंदर था। इसका मुकुट सीधा था और पूंछ के पंख समान रूप से व्यवस्थित थे, जो एक सरल डिजाइन का और समान सुंदर आकृति में दिखाई दे रहा था। अचानक एक बूढ़ा आदमी एक्साइटमेंट में चिल्लाते हुए बोला, फिनिक्स नीलम! मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने जीवन काल में पुरानी फिनिक्स नीलम देख पाऊंगा। और वो खुशी के मारे रोने लगा। इस बुजुर्ग की बात सुनकर आसपास के लोगों के चेहरे बदल गए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर बुजुर्ग ने कहा है कि ये फिनिक्स नीलम है तो वो बिल्कुल होगा। किसी ने भी बुजुर्ग की बात पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। वो भूरे बालों वाला बुजुर्ग समर के पास आया और उत्साहित होकर बोला, बेटा बेटा, क्या तुम मुझे ये फिनिक्स नीलम का टुकड़ा दिखा सकते हो? कियारा ने थोड़ा मुस्कुराया। समर को उस बुजुर्ग के बारे में बताते हुए कहा, समर, इस आदमी का नाम अविनाश गिल है और ये इंदौर एंटिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। एंटिक एसोसिएशन के मेंबर में इनका बहुत सम्मान है। कियारा की बात सुनकर समर ने चौंकते हुए कहा, एंटिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट? स्वाभाविक रूप से उसने इस एसोसिएशन के बारे में सुना था। एंटिक एसोसिएशन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एंटिक कलेक्टरों का एसोसिएशन था। प्राचीन वस्तुओं की रेंज अलग अलग थी, जिसमें नीलम मिट्टी के बर्तन, पीतल के बर्तन, पुरानी किताबें और पेंटिंग शामिल थी। समर ने मुस्कुराते हुए अविनाश से कहा, जी जेंटलमैन, ये लीजिए, आप देख लीजिए। और ये कहते हुए उसने फिनिक्स नीलम को बुजुर्ग को सौंप दिया। वो इस बुजुर्ग का बहुत सम्मान कर रहा था। इस बुजुर्ग को देखकर उसे अपने स्वर्गीय दादा की याद आ गई थी। ये दोनों दयालु बुजुर्ग थे। अविनाश गिल नाम के बुजुर्ग ने अपनी खुरदरी हथेलियां फैलाई और नीलम को सहलाते हुए कहा, 100 साल से ज्यादा हो गए हैं, इस नीलम को कोई नहीं ढूंढ पाया। आखिरकार मुझे ये पौराणिक फिनिक्स नीलम देखने को मिल ही गया है। और उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अविनाश गिल को फिनिक्स नीलम को छूते हुए देखकर समर खुद को रोक नहीं पाया। उसने धीरे से पूछा, सर सर, क्या आप हमें इस नीलम की पूरी कहानी बता सकते हैं? फिनिक्स नीलम को छूते हुए अविनाश गिल ने एक्साइटमेंट में कहा, यंग मैन, शायद तुम्हें पता नहीं होगा कि ये दो नीलम थे, ड्रैगन नीलम और फिनिक्स नीलम। जब 8 शक्ति सहयोगी सेनानियों ने भारत पर आक्रमण किया तो उन्होंने ड्रैगन नीलम को लूट लिया था और तब से ये फिनिक्स नीलम गायब था। तब से जाकर वो आज तक ये फिनिक्स नीलम मिला है। वो जानता था कि ये फिनिक्स नीलम की देखभाल करने वाला व्यक्ति ही होगा जिसने इस नीलम को बचाने के लिए इस पर एक नकली बाहरी परत चढ़ा दी होगी। नकली बनाने का मतलब था असली नीलम पर विशेष रासायनिक पदार्थों की एक परत लगाना, जो मूल रूप से उसको ढक देती थी। उदाहरण के लिए फिनिक्स नीलम का यह टुकड़ा रासायनिक पदार्थों के रंगने पर धब्बेदार नीलम बन गया था। समर का धन्यवाद जिसने ये फिनिक्स नीलम का सार को देखा और इसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड घोल से ब्लीच किया और फिनिक्स नीलम को पुनर्जीवित कर दिया। समर ने पलटकर इशिका और ईशान दोनों भाई बहनों की तरफ देखा और ठंडे स्वर में फिर कहा, यंग मास्टर ईशान, इशिका, देखो मैंने साबित कर दिया कि यह असली फिनिक्स नीलम है।
अब बताओ मूर्ख कौन है? अब चुपचाप कियारा से माफी मांग लो। समर की ठंडी आंखें देखकर दोनों कांप उठे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। आखिरकार उन्होंने माफी मांगने की सोची भी नहीं तो उनके सामने वाला आदमी सच में उनकी टांगे तोड़ देगा। वो दिमाग में भी ये बातें चल रही थी। इसके अलावा चूंकि नीलम का यह टुकड़ा वास्तव में फिनिक्स नीलम था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से गलत साबित हो गए थे। यंग मास्टर ईशान और इशिका ने अपना सिर नीचे किया, कियारा से माफी मांगते हुए कहा, मिस कियारा, सॉरी। और ये कहते हुए उनके चेहरे पर एक भाव बिल्कुल उड़ गए थे। हालांकि कियारा ने उनकी तरफ देखने की जहमत भी नहीं की, बल्कि उसने समर की तरफ देखा। उसकी खूबसूरत आंखें आश्चर्य से भरी हुई थी। उसका पति वाकई काबिल इंसान था। 100 साल से ज्यादा समय से खोई हुई फिनिक्स नीलम को एक ही नजर में पहचानना कोई छोटी मोटी बात थी नहीं। एंटिक रिसर्च करने वाले भी इतने कम समय में पहचान नहीं पाए थे। इसका बड़ा कारण था कि नीलम पर एक नकली परत चढ़ी हुई थी। जब तक उसको साफ न करते तब तक उसे कोई पहचान नहीं सकता था। उसे लगा कि उसका पति एक भाग्यशाली खजाने की तरह है जो हमेशा उसको चौंकाता रहता है। अविनाश गिल ने फिनिक्स नीलम को पकड़ रखा था। उसे छोड़ने में हिचकिचाहट हो रही थी और उसने समर की ओर उम्मीद भरी आंखों से देखते हुए कहा, बेटा, क्या क्या तुम ये फिनिक्स नीलम बेचना चाहते हो? मैं इसे खरीदना चाहता हूं। वह एंटिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था और उसे खजाने इकट्ठा करना पसंद था, खास तौर पर 100 साल से भी पहले का खजाना जिसे महारानी डोरगर ने पहना था। वो उसके लिए असाधारण अर्थ रखता था। समर उनकी बात का जवाब देते हुए कुछ कहने ही वाला था, तभी पायल ने उनको बीच में रोकने के लिए चिल्लाते हुए कहा, रुको। समर ने थोड़ा चौंकते हुए धीरे से मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ मिस पायल? पायल के आकर्षक चेहरे पर भी उत्साह का भाव आ गया था। तभी उसने उम्मीद में पूछा, मैं भी ये नीलम का टुकड़ा खरीदना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे इसे बेच सकते हो? नीलम के इस टुकड़े ने दो लोगों में प्रतिस्पर्धा डाल दी थी। एक थे एंटिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, दूसरी थी कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की सीईओ। स्वाभाविक रूप से अविनाश गिल पायल को जानते थे। उन्होंने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ ली और थोड़े असंतोष के साथ कहा, मिस पायल, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप नीलम का यह टुकड़ा क्यों खरीदना चाहती हैं। उन्होंने अभी अभी कहा था कि वो इसे खरीदना चाहते हैं, लेकिन फिर भी पायल ने इसमें अपनी टांग घुसा दी थी, जिससे वो पूरी तरह से शर्मिंदा हो गए थे। पायल ने अफसोस में मुस्कुराते हुए कहा, प्रेसिडेंट अविनाश, मैं ये अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार में किसी बुजुर्ग के लिए खरीद रही हूं। उसकी बात सुनकर अविनाश ने बड़े ही हैरान होते हुए पूछा, क्या आपके परिवार में कोई बीमार है? पायल ने हाथ में सिर हिलाते हुए कहा, जी जी, वो बहुत बीमार हैं। अविनाश गिल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, फिर आप इसे खरीद लीजिए। ये नीलम वास्तव में दीर्घायु और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। ये जानते हुए कि पायल इस नीलामी को ईमानदारी से पितृभक्ति वाले एक बुजुर्ग के लिए खरीद रही थी, अविनाश गिल को स्वाभाविक रूप से इसके लिए प्रतिस्पर्धा करना ठीक नहीं लगा। आखिरकार वो इसे केवल खरीदना चाहता था क्योंकि वो 100 साल से भी पुराने खजाने को देखकर बहुत एक्साइटेड था। पायल ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए समर से कहा, समर, आप इसकी क्या कीमत बता सकते हैं? समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अगर मिस पायल आप इसका इस्तेमाल किसी को जान बचाने के लिए करना चाहती हैं तो आप इसे ऐसे ही ले लें। मैं आपसे इसके पैसे नहीं ले सकता। यह देखकर कि समर नीलम को पायल को देने को तैयार था, अविनाश गिल ने चौंकते हुए कहा, बेटा, क्या तुम जानते भी हो इस फिनिक्स नीलम की कीमत कितनी है? समर ने अपना सिर हिलाया और कहा, जी मुझे नहीं पता। अविनाश गिल ने समर को देखते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें बता देता हूं, ये फिनिक्स नीलम कम से कम 100 करोड़ का है, फिर भी तुम उसे फ्री में देना चाहते हो। वो इस बात से हैरान थे कि इतने डिटेल पता होने के बाद भी
इस युवक को फिनिक्स नीलाम की कीमत बिल्कुल नहीं पता थी, लेकिन सच कहूं तो समर को भी नीलम की कीमत तो पता थी, लेकिन वो पायल को यह नीलम मुफ्त में देना चाहता था, क्योंकि इस महिला ने न केवल उसे ब्लैक चिकन उधार दिया, बल्कि अपना प्लेटिनम कार्ड भी दिया, जिससे उसकी बहुत मदद हुई थी। स्वाभाविक रूप से वो पायल का एहसान चुकाना चाहता था। समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, चाहे ये 100 करोड़ का हो या 200 करोड़, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये नीलम का टुकड़ा मिस पायल को फ्री में ही दूंगा। वह भी नीलम को पायल को देना चाहता था। इस समय सभी के सभी समर को हैरानी भरी आंखों से देख रहे थे। क्या यह आदमी पागल था जो ये 100 करोड़ का फिनिक्स फ्री में देने के लिए तैयार हो गया था? तभी पायल ने थोड़ा मुस्कुराते हुए समर की बात का जवाब दिया, आपकी दयालुता के लिए थैंक यू, लेकिन आपने भी इसकी कीमत देकर इसे खरीदा है, इसलिए मैं इसे मुफ्त में नहीं ले सकती। ये कहते हुए पायल ने एक बैंक कार्ड निकाला, समर की तरफ देखते हुए कहा, इस बैंक कार्ड में 100 करोड़ रुपए हैं, इसे ले लो। और ये कहते हुए उसने समर के हाथ में जबरदस्ती वो कार्ड थमा दिया। समर ने 1-2 बार मना किया, लेकिन पायल ने उसे जबरदस्ती कार्ड दे ही दिया। उसने सीधा सीधा कह दिया था, समर, अगर तुम ये कार्ड नहीं लोगे तो मैं भी ये नीलम नहीं ले सकती। इसलिए आखिरकार समर को कार्ड स्वीकार करना ही पड़ा। चैरिटी इवेंट समाप्त हो गया था। सभी अपने अपने घर चले जा रहे थे। समर और कियारा भी इवेंट हॉल से बाहर निकले। मेन गेट पर यंग मास्टर गौरव से मिले। समर के मन में यंग मास्टर गौरव के प्रति सकारात्मकता भावनाएं उत्पन्न हो गई थी। समर यंग मास्टर गौरव के पास आए और बोले, यंग मास्टर गौरव, मुझे अपना फोन नंबर दो। समर उसका नंबर इसलिए मांग रहा था क्योंकि आगे चलकर वो उसकी मदद करना चाहता था। यंग मास्टर गौरव ने मुस्कुराते हुए अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर समर को दे दिया और कहा, जी ये मेरा कार्ड है। भाई, बहुत तुम ताकतवर हो। तुमने यंग मास्टर ईशान को लात मारी। बहुत बढ़िया। मैं खुशकिस्मत हूं जो तुम्हारा जैसा दोस्त मुझे मिल गया। थोड़ी सी मुस्कान के साथ यंग मास्टर गौरव ने उसे अंगूठा दिखाया और उसकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थी। आखिरकार यंग मास्टर ईशान इंदौर शहर के 4 यंग मास्टरों में से एक था। वो बहुत पावरफुल था। उसके सामने वाले आदमी ने यंग मास्टर ईशान को किक मारी थी और वो सच में बहुत हिम्मत वाली बात थी। समर ने उसके कंधे को थपथपाया और हल्का सा फुसफुसा कर कहा, यंग मास्टर गौरव, ये मेरा नंबर है, इसे रख लो। बाद में मुझे कॉल करो ताकि मैं तुम्हारी समस्या को हल करने में तुम्हारी मदद कर सकूं। उसकी आवाज इतनी धीमी थी जिसे सिर्फ वो दोनों सुन सकते थे। यंग मास्टर गौरव ने धीरे से पूछा, क्या क्या तुम मेरी बीमारी को ठीक कर सकते हो? उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था। आखिरकार उसके दिमाग में गर्भ से ही चोट लग गई थी, जिससे उसके दिमाग में एक अलग ही डर बैठ गया था। उसका इलाज करना एक मुश्किल स्थिति थी। यंग मास्टर गौरव ने कई प्रसिद्ध डॉक्टरों से मुलाकात की थी, लेकिन सभी के प्रयास व्यर्थ हो गए थे। अब समर ने कहा कि वो इसका इलाज कर सकता है। यंग मास्टर गौरव स्वाभाविक रूप से अपने दिल से बहुत हैरान थे। समर ने फिर से धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, मैं एक बहुत कुशल डॉक्टर हूं। मैं तुम्हें बहुत कम समय में ठीक कर दूंगा। अब जाओ और चिल करो। यंग मास्टर गौरव ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसका चेहरा उत्साह से भर गया था। समर की विशेषज्ञता के लिए यंग मास्टर गौरव काफी आश्वस्त था, क्योंकि समर ने एक ही नजर में यंग मास्टर ईशान, कार्तिक और विवान की बीमारियों को देख लिया था, जिससे साबित हो गया था कि उसके पास एक्सीडेंटल मेडिकल स्किल्स तो हैं। समर ने अपना हाथ हिलाया। यंग मास्टर गौरव की उत्साहित निगाहों से दूर कियारा की बीएमडब्ल्यू की ओर चल दिया। वो बीएमडब्ल्यू में बैठ गया, चाबी घुमाई, एक्सीलेटर पर पैर रखा और स्टीयरिंग व्हील घुमाया। वूम की तेजी से आवाज करती हुई गाड़ी समर और कियारा निपानिया पैलेस की ओर चल पड़े। 1 घंटे बाद समर कियारा विला नंबर 13 में पहुंच गए। समर ने गाड़ी पार्क की और दोनों गाड़ी से उतरे, विला के अंदर चले गए। कियारा अंदर जाते ही सोफे पर बैठ गई। उसका सुंदर सा चेहरा सख्त हो गया था। उसकी नाक थोड़ी झुर्रीदार थी और वो दुखी लग रही थी। कियारा का उदास चेहरा देखकर समर ने मुस्कुराते हुए पूछा, हनी, क्या हुआ? तुम उदास क्यों लग रही हो? बाहर कियारा उसकी सीओ थी, लेकिन घर पर वो उसकी पत्नी थी, इसलिए उसने घर आते ही उसको हनी कहकर बुलाना शुरू कर दिया था।
कियारा ने अपनी खूबसूरत भौहें सिकोड़ ली और थोड़ा नाराजगी भरे स्वर में पूछा, मैं आपसे पूछती हूँ आपका और उस पायल का क्या रिश्ता है? समर भी ये सुनकर थोड़ा सा चौंक गया और उसने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, हम सिर्फ दोस्त हैं और हमारा रिश्ता बहुत ही प्योर और इनोसेंट है। कियारा ने समर की आंखों में देखते हुए कहा, सच में? तो फिर आप उसे वो नीलम पेंडेंट क्यों देकर आ गई? समर को यह थोड़ा मजेदार लगा। उसने मजाक के अंदाज में कहा, हनी, क्या तुम्हें जलन हो रही है? यह साफ साफ दिखाई दे रहा था कि कियारा को पायल से जलन महसूस हो रही थी, क्योंकि उसने नीलम पायल को दे दिया। हालांकि दूसरे नजरिए से इसे पता चलता है कि कियारा को उसकी चिंता थी। वो मन ही मन खुश भी हो रहा था। कियारा का ठुंडा सुंदर सा चेहरा कठोर हो गया। उसने कड़क स्वर में कहा, मुझे कोई जलन वलन तो नहीं हो रही, लेकिन मैं आपको ऐसे मेरे ही सामने दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने तो नहीं दे सकती ना। उसकी आंखों में गुस्सा भी आ गया था। कियारा का गुस्सा ठंडा करने के लिए समर ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके ओके मेरी जान, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। अभी तुम गुस्सा छोड़ो, यहाँ आओ, मैं तुम्हारी थोड़ी मसाज कर देता हूँ। तुम्हें बहुत थकान हो रही होगी ना। ये कहते हुए उसने कियारा की पीठ पर हाथ रखा। उसने अपनी उंगलियां उसके कंधे पर रखी और मालिश करने लगा। शुरू में कियारा ने समर को अपने कंधे छूने से रोकना चाहा। वह एक बहुत ही शर्मीली लड़की थी, लेकिन उस कुतिया पायल के बारे में सोच सोच कर उसे डर लग रहा था कि कहीं वो शर्माती ही नहीं रह जाए और समर को अपनी अदाओं से बरगला न ले। इसलिए उसने अपने पति के साथ धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ाने का फैसला कर लिया था। कियारा की मां ने उसे बताया था कि पुरुष बहुत कामुक होते हैं, इसलिए कियारा ने मन ही मन कहा, कियारा, अगर तुम समर को ऐसे खोना नहीं चाहती तो तुम्हें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। नहीं तो पायल जैसी लड़कियां इनका कभी भी फायदा उठा सकती हैं। कियारा वाकई बहुत खूबसूरत थी। उसका चेहरा सुंदर था, बर्फ की तरह सफेद, सुंदर फिगर, चिकने कंधे। समर ने उसके कंधे की मालिश की, जिससे वो बेहद आराम महसूस कर रही थी, लेकिन साथ ही उसको थोड़ी थोड़ी शर्म भी आ रही थी। कियारा का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा धीरे से करो। यह सुनकर समर ने अपना हाथ थोड़ा ढीले छोड़ दिए और धीरे धीरे मालिश करने लगा। कियारा को लगा कि उसकी ताकत थोड़ी कम है। उसने फिर कहा, थोड़ा जोर से। समर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हनी, मैं थोड़ा और दबाव बढ़ा रहा हूं। ये कहते हुए उसने कियारा के कंधे पर थोड़ा सा जोर से दबाया और उसने मन ही मन कहा, क्या खुशबू है इसकी। उसे कियारा के शरीर से एक अनोखी सी खुशबू आ रही थी। उसे यह बहुत अच्छी लग रही थी। कियारा को भी उंगलियों की मालिश बहुत अच्छी लग रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका खूबसूरत चेहरा लाल हो गया। शरीर में गर्मी की एक धारा महसूस हुई। कियारा को मालिश से बहुत आराम मिलता देखकर समर ने गर्म लोहे पर हथौड़ा मारने का फैसला करते हुए कहा, हनी, क्या मैं आज रात तुम्हारे कमरे में सो सकता हूं? कियारा ने थोड़ा गुनगुनाया। हम्म उसने समर की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी थी। उसकी हम सुनकर समर खुश हो गया। उसने खुश होते हुए कहा, हनी, तुम बहुत दयालु हो। तुम मेरे साथ सोने के लिए सहमत हो गई। तभी कियारा ने अपनी खूबसूरत आंखें खोल ली और धीरे से कहा, कौन सो रहा है आपके साथ? समर थोड़ा असंतुष्ट होते हुए बोला, हनी, तुमने अभी तो कहा है कि तुम मेरे साथ एक कमरे में सोओगी। क्या तुम अपनी बात से मुकर रही हो? कियारा ने अभी अभी हम की आवाज निकाली थी और उसके साथ एक कमरे में सोने के लिए हाँ करी थी, लेकिन अब वो अपनी बात से पीछे हट रही थी। कियारा ने धीरे से कहा, नहीं नहीं, मैंने तो वो बात सुनी ही नहीं। मैं तो ये पूछ रही थी कि क्या आपने कहा। उसके लिए हम कहा मैंने, ना कि इसके लिए कि हाँ कहा है। फिर वो मुस्कुराते हुए खड़ी हुई और आगे बोली, प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए, मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूं। मुझे अभी थोड़ा वक्त चाहिए। समर थोड़ा निराश तो हुआ, लेकिन उसने अपने चेहरे पर वो भावनाएं आने नहीं दी और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ नहीं ठीक है, जब तुम्हें ठीक लगेगा तो बता देना।
कियारा ने हाँ में सिर हिलाया और दूसरी मंजिल पर अपने बेडरूम की ओर चली गई। वास्तव में समर को उसके शरीर को छूने और मालिश करने देना उसके लिए पहले से ही एक बड़ा फैसला था। एक ही बेडरूम में सोने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो इसके लिए अभी और समय लेना चाहती थी। बचपन से वो लड़कों से दूर रही थी, उसे नफरत करती थी। इसलिए वो नफरत और झिझक को खत्म करने के लिए उसे थोड़ा समय तो चाहिए ही था। समर बस अपनी जगह पर खड़ा उसको देखता ही रह गया। वो थोड़ा निराश सा हो गया था। उसने मन ही मन कहा, मेरा प्लान फिर से विफल हो गया। वो अपने रिश्ते को सुधारने के लिए कियारा के साथ नजदीकियां बढ़ाना चाहता था। हालांकि समर ने कियारा के शरीर की मालिश की थी, जो सफलता की ओर एक छोटा कदम था। उसे विश्वास था कि जब तक वो अपने प्रयासों पर जोर देता रहेगा, एक दिन वो कियारा एक ही कमरे में सोएंगे और कियारा सभी के सामने अपने पति के रूप में उसे इंट्रोड्यूस करेगी। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक कहानी पर पहुंच गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक अभी के अभी जरूर करें और अपने गांव अपने शहर का नाम जरूर कमेंट करके भेजें। इसके बाद समर धीरे धीरे चलता हुआ अपने कमरे की ओर चला गया। वो बिस्तर पर लेट गया और वो इतना थका हुआ था कि उसको कब नींद आ गई कुछ पता ही नहीं चला। अगली सुबह मौसम थोड़ा ठंडा था, बादल छाए हुए थे। आसमान में ऐसा उदास धूसर रंग था और जैसे बारिश होने वाली हो। समर ने जम्हाई ली और कपड़े पहने। फिर वो नहाया और अग्रवाल इंडस्ट्रीज की ओर चल पड़ा। कियारा की बात करें तो वो समर से पहले उठ गई। वो एक पहले घंटे अपनी कंपनी में चली गई थी। उन दोनों के बीच एक समझौता हुआ था कि अभी वो बाहर किसी के भी सामने अपने रिश्ते को उजागर नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्हें हर समय अलग अलग कंपनी जाना पड़ता था। समर के ऑफिस पहुंचते ही उसे एक शिकायत से भरी हुई कर्कश आवाज सुनाई दी। समर, आखिरकार तुम आ ही गए। उसने पलटकर देखा तो उसके पीछे प्राची खड़ी थी। उसने आज सफेद शर्ट पहनी थी और ऊपर से हल्के नीले रंग का सूट पहना हुआ था, जिसमें उसका फिगर और भी अच्छे से उभर कर सामने आ रहा था। उसके प्यारे चेहरे पर नाराजगी की एक झलक थी। यह तथ्य था कि समर 2 दिनों से ऑफिस नहीं आया था, जिसकी वजह से वो समर से बहुत नाराज थी। अपने दिल में वो स्वाभाविक रूप से हर दिन समर को देखना चाहती थी। अगर वो उसे एक दिन भी नहीं देखती तो उसको पूरा दिन खाली खाली सा लगता। उसका पूरा दिल दर्द से करहाने लगता था। समर ने थोड़ा मुस्कुराया और प्राची को समझाते हुए कहा, प्राची, मुझे खेद है, मैं इन दोनों कुछ काम करने लगा था। प्राची ने थोड़े सख्त स्वर में कहा, समर, अगर तुम आगे से छुट्टी करोगे तो तुम मुझे फोन करके बताओगे। तुम ऐसे बिना बताए छुट्टी नहीं कर सकते। प्राची स्वाभाविक रूप से नहीं बताना चाहती थी कि वो समर को देखे बिना नहीं रह सकती थी, इसलिए उसे ऐसे घुमा फिरा कर बात करनी पड़ रही थी। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, समझ गया प्राची, मैं अगली बार तुम्हें जरूर बता दूंगा। तभी समर ने प्राची के हाथों में दूध और ब्रेड देखा, जिसे देखकर उसको भूख लगने लगी, क्योंकि उसने अभी अभी सुबह का नाश्ता भी नहीं किया था। प्राची ने समर की आंखों के भाव को देखा और अंदाजा लगाया कि उसने अभी तक कुछ खाया नहीं है। इसलिए उसने अपने हाथों में पकड़े हुए कहा, समर, ये लो, नाश्ता कर लो। समर ने हैरान होते हुए कहा, प्राची, अगर मैं ये खा लूंगा तो तुम क्या खाओगी? प्राची ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा और कहा, मैंने नाश्ता कर लिया है और मेरा पेट भर चुका है। ये मेरे पास एक्स्ट्रा था, मैं रखने ही जा रही थी, इसलिए कोई बात नहीं है, तुम खा लो। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू प्राची। फिर उसने दूध और ब्रेड लिया और खाना शुरू कर दिया। लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि स्ट्रो पहले से ही दूध के कप में लगी हुई थी। उसने बिना स्ट्रो को हटाए ऐसे ही स्ट्रो लगा ली। यह डिलक्स दूध था, मीठा था और बहुत स्वादिष्ट था। यह देखकर कि समर उसका दूध पी रहा है, प्राची का चेहरा लाल हो गया। वो थोड़ी शर्मिंदा थी, लेकिन उसे अचानक याद आया कि उसने अभी अभी दूध के कप में स्ट्रो डाली थी और थोड़ा भी पी लिया था। मतलब उसका झूठा स्ट्रो अब समर के मुंह में था। वो सोचकर प्राची बहुत शर्मिंदा हुई और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। समर का ध्यान पूरी तरह से दूध पीने पर लगा हुआ था और उसने उसने प्राची के चेहरे के भाव देखे भी नहीं। नाश्ता खत्म करने के बाद समर अपना काम शुरू करने के लिए अपने डेस्क पर चला गया। उसने मन ही मन अपने आप से कहा, अब मेरे पास भी क्लाइंट है। समर कुर्सी पर बैठ गया। वो बहुत खुश था। वो पिछले कुछ दिनों से कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन अब तक उसके पास एक भी क्लाइंट नहीं था। इस बात पर लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वो बहुत शर्मिंदा था,
लेकिन अब वो अलग था। उसके पास भी एक क्लाइंट था और ये एक बड़ा क्लाइंट था, वो पायल थी। कियारा पहले ही समर को अग्रवाल इंडस्ट्रीज और कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बीच होने वाले प्रोजेक्ट का हेड बनाने के लिए सहमत हो गई थी। उसे बस बड़े क्लाइंट पायल के साथ काम करने के लिए अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने की जरूरत थी। समर ने कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में जानकारी निकाली और पढ़ना शुरू किया। उनके साथ प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए उसे उन्हें जानना जरूरी था। अगर वो नहीं देखता तो उसे पता ही नहीं चलता, लेकिन जब जब उसने देखा तो वो हैरान रह गया। ये कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज एक विशालकाय कंपनी थी। उनकी कीमत $1 बिलियन थी। उनके साथ होटल, रियल एस्टेट, ज्वेलरी, ऑक्शन हाउस और बहुत सारे काम थे। देश में कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज 1 दर्जन से अधिक सहायक कंपनियां भी थी। इंदौर शहर में कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की नई ब्रांच खुली थी। चूंकि इंदौर शहर में कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की ब्रांच हाल ही में खुली थी, इसलिए पायल खुद इस ब्रांच को संभाल रही थी और कंपनी को विकसित करने में मदद कर रही थी। उनका सिर्फ एक ही गोल था, इस ब्रांच को डेवलप करना। समर ने कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में जानकारी पढ़ ली। फिर उसे पायल और उसकी कंपनी के बारे में स्पष्ट समझ आ गया। ऐसे ही उसे जानकारी इकट्ठा करते करते दोपहर हो गई थी। सुमर उठ खड़ा हुआ, प्राची के साथ खाना खाने के लिए बुलाने लगा, लेकिन उसे प्राची मिली नहीं। इधर उधर पूछने पर पता चला कि प्राची किसी क्लाइंट के साथ बाहर गई हुई थी। जब से प्राची को मैनेजर के पद पर पदोन्नत किया था, उसके क्लाइंट बेस में नाटकीय रूप से वृद्धि हो गई थी। वो बहुत ही बिजी हो गई थी। हर दिन उसके पास बहुत काम होता था और अब जब प्राची नहीं मिली तो समर कैफेटेरिया में अकेले ही जाने लगा। वो कैफेटेरिया में एंटर हुआ ही था, तभी उसकी नजर किसी जाने पहचाने से चेहरे पर पड़ी। वहां एक टेबल पर एक लड़की खूबसूरत सी बैठी हुई थी। उसकी लड़की का चेहरा, नाक, आंखें बहुत खूबसूरत थी। हल्के नीले रंग का बिजनेस सूट पहने पतले शरीर को पूरी तरह से ढक रहा था। उसकी टांगें पतली और लंबी थी। उसकी ओर देखकर किसी के भी दिल की धड़कन तेज हो जाए। एक ही नजर में वो किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। समर ने उस लंबे वाली लड़की के पास गया और मुस्कुरा कर बोला, अरे मिस ब्यूटी, कैसी हो? कितने दिनों बाद दिखी हो, कहाँ गायब थी? उस लंबे बालों वाली लड़की ने समर को देखा तो सुंदर से चेहरे पर उत्साह के बहाव दिखाई दिए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो ये आप हैं। हाँ, मैंने भी आपको काफी समय से देखा नहीं। फिर उसने थोड़ा रुककर समर को समझाते हुए कहा, लेकिन प्लीज आप मुझे ब्यूटी मत कहो। आप भी मुझे सभी कितने डायरेक्टर ईरा कहकर ही बुलाया करो। ये हमारा ऑफिस है, लोग ऐसे गलत समझ सकते हैं। ये लंबे हुए बालों वाली लड़की कोई और नहीं, ईरा थी। वो समर की सीनियर भी थी, सेल्स डिपार्टमेंट की डायरेक्टर। लेकिन समर ने तुरंत मना करते हुए कहा, आपको डायरेक्टर ईरा कहना बहुत अजीब सा लगता है। हम दोनों भाग्य से बंधे हुए हैं, इसलिए मैं आपको ब्यूटी ही कहूंगा। ईरा ने थोड़ा सोचते हुए कहा, ठीक है, अगर आपको डायरेक्टर ईरा कहना अच्छा नहीं लगता तो आप मुझे मिस ईरा कह सकते हैं। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मिस ईरा, मैंने आज आपको बहुत दिनों बाद देखा और आज पहले से भी आज ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। समर ने उसे मिस ईरा कहकर पुकारा, उसकी प्रशंसा की। अब वो उस खूबसूरत देवी का आभारी था। ईरा ने ही उसे कंपनी की नौकरी पर रखा था। ईरा ने समर की ओर देखा, उसके चेहरे पर शर्मिंदगी दिखाई दे रही थी। किसी लड़के द्वारा ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिलने के बाद भी कोई लड़की खुश हो जाए, इसलिए वो बहुत खुश हो गई थी। समर की इस प्रशंसा ने ईरा को बहुत सहज बना दिया था। समर ने फिर आगे कहा, मिस ईरा, आप हाल में ही कहाँ गायब हो गई थी? पिछले दिनों से आप दिखाई नहीं दे रही। ईरा ने थोड़ा मजाकिया लहजे में कहा, क्यों क्यों आपको मेरी याद आ रही थी क्या? समर ने हंसते हुए कहा, हाँ बेशक मुझे आपकी याद आती है। मैं आपको अपने सपनों में भी देखना चाहता हूँ। असल में कल रात ही आप मेरे सपने में आई थी। वो बहुत अच्छा फ्लर्ट करता था। ईरा को हंसाने के लिए उसे कुछ सेकंड ही लगे। ईरा ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और कहा, मैं इन दिनों मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ एक प्रोजेक्ट को लेकर उनके साथ मीटिंग्स में बिजी थी। अब तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, बिना किसी कारण के उन्होंने आज हमारे साथ काम करने से सीधा मना कर दिया।
उसका चेहरा थोड़ा उलझन से भरा हुआ था। हालांकि समर को अच्छी तरह पता था कि क्या हुआ होगा, क्योंकि उसने चैरिटी इवेंट में ईशान और इशिका को मारा था। इसलिए मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज अब अग्रवाल इंडस्ट्रीज के साथ काम नहीं करना चाहता था। लेकिन बेशक वो इरा को ये बात नहीं बता सकता था। उसने कंपनी के बॉस को थप्पड़ मारा, जिससे वो साथ काम करने की कोशिश कर रही थी। ये सब छुपाते हुए समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मिस इरा, अगर वो हमारे साथ काम नहीं करना चाहते तो न करें। हमें भी उनकी जरूरत नहीं। अग्रवाल इंडस्ट्रीज भी एक बड़ी कंपनी है। हमें सफल होने के लिए मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की कोई जरूरत नहीं है। ईरा ने अपने माथे को छुआ और खुद को दोषी मानते हुए कहा, समर, शायद आपको पता न हो, लेकिन अग्रवाल इंडस्ट्रीज हाल ही में फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रही है। मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज तो हमारी मदद कर सकती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा अचानक क्या हुआ कि आज उन्होंने मना क्यों कर दिया, मन क्यों बदल लिया। सीईओ ने उसे इतना इंपॉर्टेंट काम दिया था, लेकिन अब उसने उसे बर्बाद कर दिया। स्वाभाविक रूप से वो खुद को इसका जिम्मेदार मान रही थी। ये देखकर समर ने हीरा को खुद को दोषी मान रही है। वो मुस्कुराया और उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हुए बोला, मिस ईरा, आप खुद को दोषी मानने की जरूरत नहीं समझे। भले ही मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज हमारे साथ काम न करे, फिर भी हमें कोई नहीं हरा सकता। उसने मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को अपनी नजरों में नहीं रखा। अग्रवाल इंडस्ट्रीज अब संकट में नहीं थी, क्योंकि अब उनके पास कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का एक प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार था। लेकिन इरा समर के दिमाग में चल रही बातों को नहीं जानती थी। उसे पायल के साथ हुई डील के बारे में भी नहीं पता था। समर की बातें सुनने के बाद उसे लगा कि बस वो उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा है। जब दोनों बात कर रहे थे, तब एक आदमी हाथ में गुलाब लेकर तेजी से भागता हुआ उनके पास आया। वो आदमी 27-28 साल से ज्यादा का नहीं था। उसकी लंबाई लगभग 5 फीट 8 इंच थी। उसकी पीठ बाघ की तरह मसल थी, शक्ल भालू की तरह मोटी थी और कुछ मिलाकर वो हैंडसम तो था ही। यह स्पष्ट था कि वो आदमी इरा को निशाना बना रहा था। लेकिन समर को आश्चर्य इस बात पर हुआ कि इरा ने जब इस आदमी को देखा तो उसका सुंदर सा चेहरा ठंडा पड़ गया। वो स्पष्ट रूप से दुखी हो गई थी। वो आदमी इरा के पास आया और उसे गुलाब देते हुए जोश से बोला, इरा, ये गुलाब मैंने तुम्हारे लिए हैं। इरा ने गुस्से में देखते हुए कहा, अनिकेत, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, अब भी कह रही हूं, मुझे परेशान करना बंद कर दो। उसका चेहरा थोड़ा सा बदल गया था, छाती धड़क उठी थी। उसने पहले भी इस आदमी को कई बार मना कर दिया था, लेकिन यह आदमी अभी भी उसका पीछा करता रहा था। इससे वो बहुत दुखी हो गई थी। अनिकेत ने थोड़ा मुस्कुराया और जोर से कहा, इरा, जब से मैंने पहली बार तुम्हें देखा है, तब से मैं तुम्हें पसंद करता हूं। बस एक बार मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाओ प्लीज। लेकिन इस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इरा उसके साथ रूखा व्यवहार कर रही है। अनिकेत की आवाज बहुत तेज थी। कैफेटेरिया में सभी ने सुन लिया था। बहुत से लोग उनके चारों घेरा बनाकर भी खड़े हो गए थे। तभी उस भीड़ में से खड़े एक लड़के ने अनिकेत की तरफ देखते हुए कहा, अरे, ये वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर अनिकेत नहीं है? वो आखिरकार ये कर क्या रहा है? उसके पास खड़े एक पतले सी लड़के ने कहा, अबे क्या तुम मूर्ख हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हो कि अनिकेत गुलाब पकड़े हुए है और इरा को प्रपोज कर रहा है? तभी एक और उनके साथी ने कहा, ये दोनों, इनमें से एक सिक्योरिटी डायरेक्टर है तो दूसरा सेल्स डायरेक्टर। ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट तो हैं। उनके आसपास में सभी लोग स्वाभाविक रूप से अनिकेत और इरा को पहचान गए थे। सभी आपस में तरह तरह की बातें कर रहे थे। उन लोगों की बातों से समर को समझ आ गया था। उसके सामने खड़े व्यक्ति का नाम अनिकेत था और वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर था। हीरा का सुंदर सा चेहरा ठंडा था पड़ गया था और उसने गुस्से भरी आवाज में कहा, अनिकेत, तुम अब अपनी सीमा लांघ रहे हो। प्लीज ऐसा मत करो। उसने अनिकेत के छिपे हुए इरादे देख लिए थे। इस आदमी ने जानबूझकर सबके सामने उसको प्रपोज किया। इसके अलावा वो जोर जोर से बोलकर सभी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश भी कर रहा था। अनिकेत का लक्ष्य स्पष्ट था। वो इसे जितना संभव हो सके उतना बड़ा बनाना चाहता था और अगर अल इंडस्ट्रीज में सभी को बताना चाहता था कि वो इरा के पीछे पड़ा हुआ है।
इस तरह के इरा को पसंद करने वाले अन्य लोग भी कुछ करने से पहले ही पीछे हट जाएं। अनिकेत ने जमीन पर घुटने टेक कर अपने आप को बैठा लिया और गुलाब इरा की तरफ बढ़ाया और भावुक होकर कहा, हीरा, हीरा प्लीज मेरे सच्चे प्यार को स्वीकार कर लो और मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान जाओ प्लीज। हीरा का चेहरा बिल्कुल सफेद था। उसने ठंडे स्वर में कहा, अनिकेत, मैं फिर से कह रही हूं, मैं तुम्हारा प्रपोज कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। अनिकेत का बैकग्राउंड नॉर्मल नहीं था। वह कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट का बेटा था। वो पिछले 6 महीने से इरा के पीछे पड़ा हुआ था। वो दृढ़ रहा और कभी भी उसने हार नहीं मानी। लेकिन इरा अनिकेत की ओर बिल्कुल भी नहीं झुक रही थी और उसे पसंद नहीं करती थी। सच कहूं तो इरा के पास अनिकेत को पसंद न करने का एक कारण था। 6 महीने पहले अनिकेत की एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन जब उसने इरा की खूबसूरती देखी तब उसने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया और इरा के पीछे पड़ गया था। इसलिए इरा जानती थी कि जिस दिन अनिकेत को उससे भी ज्यादा कोई खूबसूरत लड़की मिल जाएगी तो वो उसे भी छोड़ देगा। ऐसे लोग जो दिल से नहीं बल्कि शरीर से प्यार करते थे और अपनी गर्लफ्रेंड को कभी छोड़ सकते थे, ऐसे लोगों पर इरा को बहुत गुस्सा आता था। लेकिन अनिकेत का बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग था, इसलिए इरा उसे बहुत ज्यादा नाराज नहीं कर सकती थी। वो सिर्फ उसे टालती रहती थी। लेकिन जितना ज्यादा इरा उसे टालती थी उतना ही ज्यादा अनिकेत उसका पीछा करता था। ये ऐसा था कि जितना ज्यादा वो उसे नहीं पाता था उतना ही ज्यादा वो उसे चाहता। अब तक अपनी जिंदगी में इरा ने कभी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जो इतनी मोटी चमड़ी वाला होगा। गुस्से से उसके फेफड़े फटने वाले थे। अनिकेत ने जमीन पर घुटने टेक दिए और ईमानदारी से कहा, इरा, इरा तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तुम बहुत अकेली हो। एक बार मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो और फिर देखो मैं तुम्हें कितना खुश रखता हूं। इरा ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, नहीं, मैं कभी भी तुम जैसे बेशर्म की गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी। और किसने कहा कि मैं अकेली हूं? मैं अकेली नहीं हूं, मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है। इरा अनिकेत की बेशर्मी भरी बातों से इतनी नाराज हो गई थी कि वो सिर्फ इतना ही कह पाई कि उसका पहले से एक बॉयफ्रेंड है। अनिकेत ने अविश्वास में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं है इरा। अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो मैंने उसे कभी देखा क्यों नहीं? अनिकेत को यकीन दिलाने के लिए कि उसका बॉयफ्रेंड है, इरा ने समर की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। उसकी बात सुनकर समर को झटका लगा। समर ने आंखें घुमाई और वो अवाक रह गया। उसने मन ही मन खुद से कहा, हे भगवान, ये हो क्या रहा है? हर बार इन लड़कियों को मैं ही दिखता हूं क्या अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए? पहले उस प्राची ने प्रणव से भी यही कहा था। प्रणव मेरे पीछे पड़ गया और अब ये अनिकेत। क्या ये लोग मुझे चैन से नहीं रहने दे सकते? पता नहीं मेरे साथ ये क्या होगा। ये देखकर कि अनिकेत को अभी भी उस पर यकीन नहीं हुआ, ईरा ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, मुस्कुराते हुए समर का हाथ थाम लिया और कहा, देखो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये कहते ही ईरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका चेहरा भी लाल हो गया। यह उसका पहली बार था कि जब उसने किसी लड़के का हाथ ऐसे थाम लिया था। बेशक यह कुछ हद तक उत्साहित थी, साथ ही ऐसे किसी लड़के का हाथ पकड़ते हुए उसे बहुत शर्म भी आ रही थी। अनिकेत इस दृश्य को देखकर चौंक गया। हैरान भरे स्वर में बोला, नहीं, 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 यह संभव नहीं है। अनिकेत ही नहीं बल्कि उनके पीछे सभी लोग चौंकने और चौंक गए थे। ईरा कंपनी की सबसे खूबसूरत लड़की थी। खूबसूरती के कंपटीशन में अग्रवाल इंडस्ट्रीज में कियारा के अलावा अगर कोई उसे नहीं हरा सकता था तो इसलिए बहुत सारे लड़के उस पर फिदा थे। अगर अनिकेत ईरा का बॉयफ्रेंड होता तो किसी को ज्यादा हैरानी न होती, क्योंकि अनिकेत के पिता वाइस प्रेसिडेंट थे और वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर था। उसका रुतबा इसलिए था, इसलिए वो कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन अब ईरा सेल्स डिपार्टमेंट के एक रेगुलर एम्प्लॉय को अपना बॉयफ्रेंड बता रही थी। इससे सभी चिढ़ गए थे। वहीं समर ने आत्ममुग्ध होकर सोचा, क्या मैं इतना हैंडसम हूं? चूंकि एक सुंदर लड़के ने अपनी इच्छा से खुद को उसके हवाले कर दिया
तो एक लड़के के रूप में समर को स्वाभाविक रूप से इरा की मदद करना उसका कर्तव्य था। इसलिए समर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और इरा की पतली कमर को पकड़ते हुए आक्रामक तरीके से कहा, तुम्हारा नाम अनिकेत है ना? अब जब तुम्हें पता चल ही गया है कि इरा मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए प्लीज यहां से चले जाओ और मेरी गर्लफ्रेंड को कभी परेशान मत करना। अचानक पकड़े जाने पर इरा की त्वचा सख्त हो गई। उसका दिल धड़कने लगा। वो समर का हाथ दूर धकेलना चाहती थी, लेकिन ये सोचकर कि अनिकेत अभी भी उसके सामने है और उनको देख रहा है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकती थी। अनिकेत को विश्वास दिलाने के लिए समर का उसके नजदीक आना जरूरी था। वो ये भी बात समझ चुकी थी कि अगर वो दिखावा नहीं करेंगे तो अनिकेत कभी भी उनका विश्वास नहीं करेगा। अनिकेत जमीन से उठ खड़ा हुआ। गुस्से में उसने समर की आंखों में देखते हुए कहा, यार यार कौन हो तुम, और तुम्हारी ईरा को हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे हुई? दूर रहो मेरी ईरा से। लेकिन समर ने हल्के से मुस्कुराया और उसकी धमकी को इग्नोर करते हुए उल्टा उसे ही चेतावनी देते हुए बोला, मेरा नाम समर है, मैं सेल्स डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय हूं। मैं तुम्हें एक बार फिर से कह रहा हूं, मैं तुम्हें आगे से कभी भी मेरी गर्लफ्रेंड इरा को परेशान करते हुए न देख लूं, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। समर की इस तरह की बातें सुनकर वहां खड़े सभी लोग हैरानी से चौंक गए थे। अनिकेत भी यही सोच रहा था कि आखिरकार यह आदमी है कौन जो इतनी हिम्मत रखता है कि उसे ही धमका दे। अनिकेत मन ही मन सोचने लगा था कि अब वो इसका क्या करना चाहेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, अनिकेत क्या करेगा समर के साथ? क्या होगा अब समर का आगे? जानने के लिए जुड़े रहिए सुकून एफएम चैनल के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर कर दें। और दोस्तों, अपने गांव शहर का नाम जरूर लेकर भेजें, जिससे अगली वीडियो में आपका नाम भी आएगा।